हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको अध्ययन कराएंगे शैशवावस्था में होने वाले सामान्य रोग व उनका प्रबंधन। यानी जो शैशव शिशु होता है, शैशवावस्था होती है, नवजात शिशु होता है, उनमें कौन कौन से रोग होते हैं तथा कोई रोग होता भी है तो उसका प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए, उसकी रोकथाम किस प्रकार करनी चाहिए, उसका उपचार, उस बीमारी के चलते हुए किस तरह का उपचार करना चाहिए। तो शैशवावस्था में कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में हम आपको आज अध्ययन कराएंगे। कॉमन एलिमेंट्स ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड देयर मैनेजमेंट। शैशवावस्था में होने वाले सामान्य रोग एवं उनका प्रबंधन। जो नवजात शिशु होता है उसकी जो त्वचा होती है कोमल एवं नाजुक होती है। जन्म के समय वह शीशे के समान या कांच के समान नाजुक होता है तथा उसकी त्वचा गुलाबी रंग की काफी संवेदनशील होती है। तो इस अवस्था में, शैशवावस्था में, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो सकता है। इस रोग से बचाने के लिए, इस रोग से बचाव के लिए हमें शैशवावस्था में नवजात शिशु का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ताकि होने वाले रोगों से उसकी सुरक्षा की जा सके तथा समय पर उसका प्रबंधन किया जा सके। तो शैशवावस्था अत्यंत ही संवेदनशील अवस्था होती है। एक छोटा बालक नाजुक होता है तथा कोमल होता है, वह सिर्फ रोने के अलावा और कार्य नहीं कर सकता। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ की आवश्यकता होती है। माँ को अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए तथा उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे दूध पिलाना है, उसकी साफ सफाई करना है, उसकी देखभाल करना है, उसका नितांत ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है आपका शैशवावस्था में होने वाले सामान्य रोगों में दस्त, अतिसार या डायरिया। तो शैशवावस्था में एक कॉमन रोग होता है दस्त, अतिसार या डायरिया। इस अवस्था में जो बालक का जो मल है बार बार मल त्यागता है तथा मल त्यागने में काफ़ी परेशानी होती है या उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं या माँ के दूध में कुछ परेशानी होती है या माँ किसी संक्रमित रोग से ग्रसित होती है, माँ बीमार होती है, तो इस तरह की शिकायतें होने लगती है जिससे बच्चा दस्त करने लगता है, अतिसार होने लगते हैं। कभी कभी शिशु का हरा पीला मल के द्वारा सफ़ेद थक्के आने लगते हैं। तो दस्त अतिसार के कारण क्या होते हैं? जब शिशु का पोषण होता है माँ का दूध ही होता है। अगर शिशु माँ के दूध के अलावा ऊपरी दूध यानी गाय या भैंस का दूध प्रयोग में लेता है और नवजात शिशु को गाय या भैंस का दूध पिलाया जाता है तो दस्त अतिसार होने की समस्या होती है, क्योंकि जो माँ का दूध होता है जो असंतृप्त होता है जिसमें लैनिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन जो बच्चा गाय या भैंस का दूध पीता है वो संतृप्त अम्लीय होते हैं जिसमें ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है, जिससे जो बच्चे की जो पाचन नली होती है काफ़ी कमजोर और नाजुक होती है, इसलिए इस दूध को नहीं पचा पाता है तो दस्त या अतिसार की शिकायत होने लगती है। हमें हमेशा बच्चे को चम्मच से दूध पिलाना चाहिए, बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं तो उसे गर्म पानी में उबालकर साफ करना चाहिए। दूध पिलाने में दूध के संगठनों तथा दूध की पोषक तत्वों की मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर शिशु को ठंड या लू लग जाती है तो दस्त होने की भी शिकायत होने लगती है। इसके उपचार क्या है? दस्त या अतिसार के उपचार। किस उपचार से दस्त या अतिसार को रोका जा सकता है? अतिसार से ग्रसित बच्चों को अन्य बालकों से अलग रखना चाहिए। जब शिशु को दस्त बंद ना हो जाए उसे पानी, गाय या भैंस का दूध नहीं पिलाना चाहिए, उसे माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को चावल का पानी है, फलों का रस है पिलाना चाहिए तथा ORS का घोल भी इसमें काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। यानी ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको हम घर पर भी बना सकते हैं। गुनगुना पानी में नमक या चीनी की कुछ मात्रा मिलाकर घर पर ही इस घोल को तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बच्चे को
दस्त या अतिसार से बचाव करना चाहिए। अगर दस्त इन कंडीशन में, इन परिस्थितियों में नहीं रुकते हैं तो उचित डॉक्टर की परामर्श लेकर उसका इलाज करवाना चाहिए ताकि बच्चे को दस्त या अतिसार से बचाया जा सके। नेक्स्ट है आपका कब्ज कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज कब होती है? जब शिशु, जो छोटा बालक होता है दूध के अलावा कुछ खाता नहीं है, नवजात शिशु होता है, शैशवावस्था में माँ का दूध ही उसके लिए एक संपूर्ण आहार माना जाता है। लेकिन कभी कभी कब्ज की समस्या होने लगती है जिससे शिशु को असहनीय दर्द होने के साथ साथ वह दूध पीने में भी असमर्थ होने लगता है। स्तनपान कराने वाली शिशु कब्ज की समस्या कम होती है। जो बालक अपनी माँ का दूध पीते हैं उनमें कब्ज की समस्या कम होती है, और यदि जो बालक ऊपरी दूध यानी गाय भैंस का दूध पीते हैं उनमें कब्ज की समस्या अधिक होती है, क्योंकि अभी आपको बताया था जो माँ का दूध होता है इसमें असंतृप्त पसी अम्ल होते हैं, यानी लिनोलिक अम्ल, लौनिक अम्ल। अगर बच्चा गाय या भैंस का दूध पीता है तो उसमें ब्यूटरिक एसिड पाया जाता है जिसे बच्चा पचा नहीं पाता है, जिससे कब्ज की समस्या होने लगती है। इसलिए बच्चे को हमेशा माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, तथा अगर आप ऊपरी दूध पिलाते हैं गर्म करके उसे थोड़ा थोड़ा समय के अनुसार पिलाना चाहिए। कब्ज के कारण होता है कभी कभी कृत्रिम दूध, जो मार्केट से दूध आता है, पैकेट वाला दूध आता है, उससे भी कब्ज की समस्या होती है। जल का कम सेवन, बच्चे कम पानी पीते हैं तो कब्ज की समस्या होती है। पर्याप्त मात्रा में हरे साग सब्जी का प्रयोग या पोषक तत्वों की कमी होने पर इसका उपचार क्या है? कब्ज से हम बच्चे को किस प्रकार बचा सकते हैं? शिशु को पर्याप्त मात्रा में पानी या फलों का रस पिलाना चाहिए तथा मसालेदार या तीखे पदार्थों से बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है 4 मिलीलीटर दूध में शिशु को पिलाना चाहिए। शिशु के हाथ पैरों की मालिश करनी चाहिए तथा नेक्स्ट है आपका वायु विकार, यानी वायु विकार से तात्पर्य है उसका जो पेट होता है उसके आमाशय में बाहर की वायु प्रवेश करने लगती है, जिससे जो बच्चा दूध पीता है दूध के लिए उसके पेट में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है, जिससे वायु विकार होने लगता है तथा वह दूध की उल्टी करने लगता है। नवजात शिशु को गलत तरीके से दूध पिलाया जाता है तो वायु विकार की समस्या होने लगती है, यानी जो बाहर की वायु है बालक के पेट में प्रवेश करने लगती है। वायु आंतों तक पहुंचकर उसका विस्पाशन करती है तथा शिशु के पेट में असहनीय दर्द होने लगता है, पेट फूल जाता है। ऐसी परिस्थिति में शिशु दूध नहीं पीता है। वायु विकार का उपचार क्या है? किस प्रकार से हम वायु विकार से नवजात शिशु को बचा सकते हैं? शिशु को कंधे पर लेटाकर उसकी पीठ को धीरे धीरे थपथपाना चाहिए। गर्म पानी की थैली से उसके पेट की मालिश करनी चाहिए या उसके पेट को धीरे धीरे गर्म पानी से सेकना चाहिए। शिशु के पेट पर जैतून या नारियल का तेल लगाना चाहिए। अगर वायु विकार पीड़ा अधिक होती है तो उचित डॉक्टर की सलाह से उपचार करवाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉलिक। आंतों में कॉलिक होने का कारण वायु विकार तथा आंतों में जलन होने लगती है। जो आंतें होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, उन आंतों में जलन होने लगती है। शिशु दूध नहीं पीता है तथा वह रोने की अधिक से अधिक रोने लगता है तथा बच्चा रोने लगता है, चिल्लाता है, उसका मुंह लाल होने लगता है, शरीर में ऐंठन होने लगती है, पेट में वायु भर जाती है हवा बनने के तात्पर्य उसका पेट गेंद के समान फूलने लगता है। इसका कॉलिक का उपचार क्या है? माता को चाहिए कि शिशु को पेट के बल नहीं लेटाना चाहिए तथा दूध पिलाते समय उसके सिर को ऊंचा रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेपकिन का घाव यानी रैशेस। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनकी जो त्वचा होती है काफ़ी नाजुक एवं कोमल होती है, जो संवेदनशील होती है। जब बच्चा
बिस्तरों को गीला करता है, नैपकिन गीला करता है तो तुरंत हमें बदलनी चाहिए, दूसरे वस्त्र पहनाने चाहिए। जो मार्केट से डायपर वगैरह आते हैं, सिंथेटिक जो कपड़े आते हैं उनका प्रयोग कम ही करना चाहिए। इसका जो नैपकिन के घाव होते हैं, जो रैशेस होते हैं, एक बैक्टीरिया के कारण होते हैं। किसके कारण? यानी सूक्ष्म जीवों के कारण। इसलिए स्टेफिलोकोकस जीवाणु होता है। स्टेफिलोकोकस जीवाणु के कारण इन नैपकिन के रैशेस यानी घाव होने लगते हैं, उसकी त्वचा पर लाल लाल चकत्ते होने लगते हैं। नैपकिन के घाव बचाने के लिए बच्चों को हमेशा सूखे एवं स्वस्थ वस्त्र पहनाने चाहिए। नेक्स्ट है आपका आंखों का संक्रमण, आई इन्फेक्शन। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की आंखें बहुत ही कोमल एवं नाजुक होती हैं। जो आंखें होती हैं, आंखों के द्वारा ही वो अपने संसार को देख सकता है। शिशु की आंखों में संक्रमण अतिशीघ्र होने लगता है तथा इसलिए शिशु की आंखों का ध्यान रखना चाहिए। इस स्वच्छ कपड़े से शिशु की आंखों को चारों तरफ से साफ पानी से पोंछना चाहिए तथा उनका देखभाल करनी चाहिए। आंखों का दुखना, आंखों से पानी निकलना इस संक्रमण के कारण होने इसका कारण क्या है? जो आंखों का संक्रमण होता है, आंखों में अश्रु ग्रंथियां होती हैं, जिन आंसू निकलता है, अश्रु ग्रंथियां होती हैं। लैक्रिमल ग्लैंड क्या होती हैं? जो आंखों में जो ग्रंथियां पाती हैं, लैक्रिमल ग्लैंड अश्रु ग्रंथि होती है, उनके चित्र बंद होने लगते हैं तथा बच्चे को पीड़ा होने लगती है तथा आंखों के चारों तरफ आंखें लाल होने लगती हैं। नेक्स्ट है नाभि का संक्रमण। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ का जो नाभि होती है, माँ का अपना होता है, उससे जुड़े हुए होते हैं। जब बच्चे को नाभि को काटकर अलग किया जाता है तो हमें नाभि को काटते समय ध्यान रखना चाहिए। अम्बिकल जो कोड होती है इसको काटने से पहले में ध्यान रखना चाहिए कि स्वच्छ ब्लेड से ही नाभि को काटना चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार का संक्रमण ना हो सके तथा उसे स्वच्छ धागे से बांधना चाहिए। जंग लगे हुए चाकू से नाभि को नहीं काटना चाहिए, यानी अपरा से नाभि को अलग करने के लिए स्वच्छ चाकू का प्रयोग करना चाहिए। नाभि नाल 6वें 7वें दिन तक सूखकर झड़ जाना चाहिए। अगर 6वें 7 दिन तक नाभि को जो नाल है अगर नहीं निकलता है, उसमें पस या पीप निकलने लगती है, जिससे संक्रमण होने का डर होने लगता है। इसलिए नाभि का संक्रमण के उपचार के लिए प्रतिदिन नाभि नाल को जो एंटीसेप्टिक पाउडर होते हैं वो लगाना चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। नाभि नाल को स्वच्छता पर अधिक ध्यान रखना चाहिए तथा स्वच्छ वस्त्र शिशु को पहनाने चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्तनों का सूजन। जो छोटे बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो स्तन होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके स्तन 2 या 3 जन्म के 2 या 3 दिन बाद धीरे धीरे सूजने लगते हैं तथा सूजने के साथ साथ उनमें दूध भी निकलने लगता है। इस अवस्था में हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। आपको बताया था कि जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो स्त्रीत्व हार्मोन होते हैं, इन हार्मोन का निर्माण होने लगता है। इस एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण उनके जो स्तन हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा दूध निकलने लगता है। नेक्स्ट है आपकी उल्टी। अगर शिशु को पर्याप्त मात्रा में अपर्याप्त मात्रा में दूध पिलाया जाता है, दूध एक से अधिक बार पिलाया जाता है तो उल्टी होने की समस्या होने लगती है, क्योंकि अधिक मात्रा में दूध को पचा नहीं पाता है, जिसके कारण वह उल्टी करने लगता है। नेक्स्ट है आपका पीलिया, जॉन्डिस। एक कुछ पीलिया प्राकृतिक होते हैं तथा कुछ जो भारी वातावरण से कुछ समय बाद होते हैं। जो बच्चों में पीलिया होता है वो प्राकृतिक पीलिया होता है, क्योंकि उनके रक्त में बिलिरुबिन जो वर्णक होता है, बिलिरुबिन जो वर्णक होता है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है तथा शिशु पीले रंग का होने लगता है। इसलिए पीलिया से बचाने के लिए
जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तो माता को अगर गर्भकाल में फिनोबार्बिटॉन नामक औषधि का सेवन कराया जाता है या उसका सेवन किया जाता है तो शिशु को पीलिया होने की समस्या कम होती है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। जब बालक में पोषक तत्वों की कमी होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इन सभी पोषक तत्वों की कमी होती है तो बालक कुपोषित होने लगता है। उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिससे बालक मेरास्मस रोग, सूखा रोग, क्वाशियोर्को रोग, इन रोगों से ग्रसित होने लगता है, जिसकी वृद्धि विकास रुकने लगता है। बालक की हड्डियां नजर आने लगती हैं, सुस्त होने लगता है तथा उस शारीरिक क्रिया करने में सक्षम नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है आपका श्वसन संबंधी रोग। ज़्यादातर बच्चों में श्वसन संबंधी रोग अधिक होते हैं जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, जो मौसम के बदलते मिजाज के कारण बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम होने लगते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाने के लिए बच्चों को मौसम के अनुसार ही कपड़े पहनाने चाहिए तथा मौसम अत्यधिक ठंडा है तो लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए तथा हल्की सर्दी होने पर छोटे बच्चों की गर्म तेल से मालिश करनी चाहिए तथा सूर्य की जो धूप है, सूर्य का प्रकाश उनको उचित मात्रा में उनके शरीर पर पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट है आपका निमोनिया तथा ब्रोंकाइटिस। निमोनिया रोग एक सामान्य रोग है। यह 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की शिशुओं में अधिकतर पाया जाता है। निमोनिया ब्रोंकाइटिस में श्वसन नली फेफड़ों में संक्रमण होने लगता है। जो श्वसन नली होती है बच्चों में सांस लेने में कठिनाई होने लगती है तथा जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो संक्रमित होने लगते हैं तथा सांस तेज तेज चलने लगती है, सांस लेने में कष्ट होता है, तेज बुखार आने लगता है, खांसते खांसते बच्चों की हालत खराब हो जाती है। इसलिए सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाने के लिए यानी निमोनिया ब्रोंकाइटिस से बचाने के लिए बच्चों को हल्के गुनगुने पानी से नहलाना चाहिए तथा बालक के सिर को ढककर रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका गला व्रण। यह रोग जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है, यानी जो गला होता है छोटे बच्चों को धीरे धीरे गिरने लगता है तथा शिशुओं की, छोटे बच्चों की मुंह से आवाज नहीं निकलती है तथा उसे सर्दी, जुकाम, अन्य बीमारियों से धीरे धीरे पीड़ित होने लगता है, जैसे जुकाम, टॉन्सिल, डिप्थीरिया तथा खांसी होने पर भी गला व्रण रोग होने लगता है। इसके लक्षण होते हैं अचानक ठंड लगना, बुखार आना, पूरे शरीर में दर्द होना, गले में दर्द के साथ साथ सूजन भी होना, गला व्रण के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है आपका गलतुंडिका, टॉन्सिल। जब बच्चा 7 या 8 माह का होता है तो उसकी जो गला होता है, गले के चारों तरफ टॉन्सिल यानी छोटी गांठ होने लगती है। इन गांठों के रहते हुए बालक को दूध पीने में कठिनाई होती है तथा और बोलने में भी असमर्थ होता है, उसको सांस लेने में या दूध पीने में भी तकलीफ होने लगती है तथा बालक को उल्टी आने लगती है, तेज बुखार आने लगता है, ग्रंथियां बढ़ने के साथ साथ कान में भी दर्द होने लगता है। इसका उपचार है गले के चारों ओर गर्म कपड़ा या मफलर से बच्चों के कानों को बांधना चाहिए। गले में थ्रोट पैड या ग्लिसरीन लगाना चाहिए। बालों को ठंड से या बासी भोजन से खाने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आक्षेप या शरीर में ऐंठन होना। शरीर में ऐंठन किसी भी रोग के कारण हो सकती है। छोटे शिशुओं में यह रोग एक सामान्य रोग होता है। इसमें बुखार के साथ साथ शरीर में कपकपी होने लगती है तथा उसका शरीर कांपने लगता है। शरीर की जो पेशियां होती हैं अनैच्छिक प्रसारण धीरे धीरे होने लगता है तथा पूरा शरीर इस ऐंठन से प्रभावित होने लगता है। जैसे किन्हीं किन्हीं कारणों से जो मस्तिष्क संबंधी रोग हैं उनका भी होने का खतरा रहता है। यानी जो मस्तिष्क संबंधी रोग है, जो वायरस जनित रोग है,
वायरस के संक्रमण के कारण होता है वो आपका मेनिंजाइटिस, जिसमें सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। यह मस्तिष्क में चोट लगने या दुर्घटना के कारण, अधिक रक्तस्राव होने के कारण शरीर में ऐंठन होने लगती है, जिससे मृगी की शिकायत, साथ साथ मस्तिष्क में कई प्रकार के जन्मजात रोग होने लगते हैं। तो यह आपका शैशवावस्था में होने वाले सामान्य रोग एवं उनका प्रबंधन।